अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खराफियत से होंगे। मैं हूं मनवी शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में हमने रिसेंटली स्टार्ट किया था लेक्चर सीरीज, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर जो है वो इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखा था। तो उसी का एक मॉडल है जिसको हम बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल। और आज जो है हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और किस लिए इसको यूज किया जाता है, किस तरह से इसको यूज किया जाता है, वो हम सारा कुछ देखने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि फॉर एग्जांपल आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और आप डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं, आप पूरा सॉफ्टवेयर बना लेते हैं और बाद में यूजर आके बोलता है कि मुझे तो ये नई रिक्वायरमेंट ऐड करनी है, तो आपको पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो नया बनाना पड़ सकता है। उसका एक हल यहाँ पर वाटरफॉल मॉडल प्रोवाइड करता है, जिसमें आप सबसे पहले जो है तमाम रिक्वायरमेंट, जैसे हमने एसडीएलसी के अंदर देखा था कि तमाम रिक्वायरमेंट्स हम पहले से ले लेते हैं। तो इसके अंदर भी ऐसा ही होता है कि तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है वो पहले से डॉक्यूमेंट की जाती हैं, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाया जाता है और इसमें आपको पता होता है कि नेक्स्ट स्टेप में आपने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। इसमें आप फ्यूचर टास्क को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, इसमें आप जो है फेज बाय फेज तो आपका अप्रोच है जस्ट लाइक जो एसडीएलसी, लेकिन यहाँ पर आपने हर फेज को कंप्लीट करना है बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट। मतलब नेक्स्ट फेज पर जाने से पहले आपको पहली फेज मुकम्मल तौर पर कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसमें उसकी रीजन क्या है कि एक रिजिड सॉफ्टवेयर मॉडल है। इसमें रिक्वायरमेंट्स को जो है वो एक्सेप्ट नहीं, जो चेंज आता है बेसिकली रिक्वायरमेंट चेंज को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और इसीलिए जो है ये ऐसे प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाता है जहां पर रिक्वायरमेंट पहले से स्पेसिफाई की गई हो। और अगर आपने रिक्वायरमेंट पहले से स्पेसिफाई कर ली है तो उसके लिए फिर आपका वाटरफॉल मॉडल जो है वो एक बेहतर मॉडल जो है वो हम कह सकते हैं कि आपका बेहतर मॉडल रहेगा आपके सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ठीक है। अब अगर हम इसके जो है वो फेजेस की बात करते हैं तो सेम लाइक एसडीएलसी, इसके भी हमारे पास फेजेस जो है वो 6 ही फेजेस होते हैं और सेम वे से हम इनको प्रोसेस करते हैं, मतलब सेम एक्टिविटीज इसके अंदर प्रोसेस करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि वो एक सिस्टमैटिक जो है फ्रेमवर्क है जो हमें बताता है कि ये फेजेस होंगे। अब उन फेजेस को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, उन एक्टिविटी को किस तरह से जो है अडॉप्ट किया जाएगा, वो हर मॉडल के अंदर डिफरेंट होती है। वाटरफॉल मॉडल के अंदर क्या होता है कि इसमें हम सेम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, लेकिन हम इसके अंदर चेंजेस जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब रिक्वायरमेंट प्रोसेस के अंदर हम रिक्वायरमेंट जो है वो कलेक्ट करते हैं यूजर से, मतलब यहाँ पर हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। ठीक है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग मतलब यूजर से हम इंटरव्यूज लेते हैं। ठीक है। यूजर्स के पास जाकर जो है डिफरेंट जो यूजर्स होते हैं या क्लाइंट्स होते हैं उनके पास जाते हैं और उनसे जो है हम इंटरव्यूज करने के बाद, क्वेश्चन देने के बाद, और जहां पर उनका ओल्ड सिस्टम वर्क कर रहा होता है वहां पर ऑब्जर्वेशन के बाद, मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज यहाँ पर परफॉर्म होती हैं, जिसमें हमारे पास यूजर जो है यूजर्स और क्लाइंट्स के दरमियान में मीटिंग्स होती हैं, उसमें इंटरव्यूज होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ठीक है। फिर उनकी सैंपलिंग की जाती है, फिर कॉस्ट एस्टिमेशन की जाती है, बजट एस्टिमेशन और टाइम जो है एस्टिमेशन की जाती है कि कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन पे कितना बजट लगेगा, कितनी उसकी कॉस्ट आएगी। वो सारी चीजें आप रिक्वायरमेंट प्रोसेस के दौरान आप वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब रिक्वायरमेंट के बाद आपके पास आता है डिजाइन फेज। ठीक है। अब इस प्रोसेस में आपके पास एक डॉक्यूमेंट हासिल होता है जिसको हम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है। हमने एसडीएलसी के अंदर भी पढ़ा था कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन यूजर एंड द डेवलपर। ठीक है। अब ये बताता है कि अब ये एग्रीमेंट हो गया, इसके बाद जो है वो डेवलपर कहेगा अगर वो वाटरफॉल मॉडल का यूज कर रहा है कि अब इसके बाद जो है वो चेंजेस एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। एक बार जब यहाँ पर एग्रीमेंट हो जाता है देन ही मूव किया जाता है डिजाइन फेज के अंदर। जिस तरह का वाटरफॉल होता है, जो पानी जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, सेम ये प्रोसेस भी वन डायरेक्शनल है, वह एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है। डिजाइन फेज में हम क्या करेंगे, आपके सिस्टम का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, मतलब आपके सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट तैयार होगा। इंटर जिसमें यूजर इंटरफेस हो सकता है, मतलब आपका सॉफ्टवेयर नजर कैसे आएगा, उसका आर्किटेक्चर हमने डिस्कस किया था। ठीक है। आर्किटेक्चर में हमने बता है क्या होता है कि उसमें डिफरेंट फीचर्स को या डिफरेंट जो है आपके ऑप्शंस को कहाँ कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा आपके ओवरऑल जो है वो पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे कि मैंने घर की बात की थी कि अगर हम एक घर की जो है ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक मॉडल बनाते हैं,
तो उसमें हम देखते हैं कि कौन-सा रूम कहाँ पर होगा, वॉशरूम किधर होगा, सीढ़ियाँ कहाँ पर होंगी, उनको किस तरह से ऑर्गनाइज़ किया जाएगा। तो डिफरेंट फीचर्स को किस तरह से ऑर्गनाइज़ किया जाएगा उसको हम जो है सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं, मतलब डिफाइन करते हैं। इसके लिए डिफरेंट जो है वो डायग्राम्स होती हैं जिसमें फ्लो चार्ट आ जाता है, ठीक है? और इसी तरह से जो है एक्टिविटी डायग्राम्स आ जाती हैं, ठीक है? यूज़ केस डायग्राम आ जाती हैं। ये सारे बेसिकली क्या है, आपके सिस्टम का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है और इसके बाद आपका एक क्या आउटपुट तैयार होता है, डिजाइन डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है, ठीक है। अब ये डिजाइन डॉक्यूमेंट क्या है, ये बेसिकली एक एग्रीमेंट हो गया कि आप अब उसमें यूजर इंटरफेस भी आप यूजर को बता देंगे और यहाँ पर एग्रीमेंट होने के बाद जो है आप जो है उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, डेवलपमेंट फेज के अंदर लेकर जाएंगे। अब जब तक आपका ये कंप्लीट नहीं होगा डिजाइन, तब तक आप डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे। अब डिजाइन डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या हो जाएगा, एक एग्रीमेंट हो जाएगा बिटवीन यूजर एंड डेवलपर कि इस तरह का इंटरफेस आप चाहते हैं, इस तरह का आर्किटेक्चर चाहते हैं। जैसे कोई घर बनाने के लिए आपको क्या कर हो, कोई इंजीनियर आपको बताया कि ये आपने हमने मॉडल बनाया है और उसमें आप जब तक आप एग्री नहीं होंगे तब तक वो उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली आपका एक इंटरफेस, आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की जब तक आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी तब तक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फेज में नहीं जाएगा। एक बार ये एक्सेप्ट हो गई, देन आप मूव करेंगे किस फेज में, डेवलपमेंट फेज के अंदर। अब डेवलपमेंट फेज के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, कोडिंग की जाती है, ठीक है। आपका सॉफ्टवेयर बेसिकली डेवलप करना होना स्टार्ट होता है, ठीक है, इन दोनों फेजेस के बाद। अब यहाँ पर सारा कोड लिखा जाता है, जो जो फीचर्स हमने डिजाइन डॉक्यूमेंट में डिजाइन किए होते हैं वो हम किस में कन्वर्ट करते हैं, कोड में कन्वर्ट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए। ऐप अगर आप कोई एंड्रॉइड ऐप बना रहे हैं, आईओएस की ऐप बना रहे हैं, कोई एप्पल की ऐप बना रहे हैं या वेबसाइट बना रहे हैं, हर एक के लिए अलग अलग लैंग्वेज यूज होती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, उसके मुताबिक आप कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने के बाद आप ये सारी कोडिंग भी डॉक्यूमेंटेशन में होती है, ठीक है, कि सारे कोड आप क्या कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब उस हर कोड को जो आपने फीचर कंप्लीट किया है उसको फिर आप गुजारेंगे टेस्टिंग फेज से, ठीक है। टेस्टिंग फेज में आप क्या करते हैं कि आपका जो कोड है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब जो आप सैंपल डाटा इसको देंगे, ठीक है, आप सैंपल डाटा देने के बाद देखेंगे कि आपका आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा, आपके सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस सही है या नहीं है, लोड सही हो रहा है या नहीं हो रहा, लोडिंग में तो टाइम नहीं ले रहा। मुख्तलिफ किस्म की जो है ना टेस्टिंग की जाती है, जिसमें सबसे पहले जो है वो यूनिट टेस्टिंग होती है, अलग अलग फीचर को चेक किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जो है वो मुख्तलिफ फीचर्स को आपस में इंटीग्रेट करके जोड़ के चेक किया जाता है कि यूनिट डिफरेंट फीचर्स इकट्ठे किस तरह से काम करते हैं, कि उनको इकट्ठा करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं जनरेट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है इंटीग्रेशन के बाद सिस्टम टेस्टिंग होती है। सिस्टम टेस्टिंग के अंदर जो है हम ये देखते हैं कि जब सारे यूनिट्स आपस में मिल जाएं, सारे फीचर्स आपस में मिल जाएं, तो एज अ होल सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सारी टेस्टिंग होने के बाद अब ये इस टेस्टिंग के दौरान अगर कोई एरर्स आ जाते हैं, उन एरर्स को भी सॉल्व किया जाता है। उस सॉल्व करके उन एरर्स के सॉल्यूशंस को भी क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंट किया जाएगा। देखिए हर फेज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। इससे हमें क्या होता है कि फ्यूचर में अगर आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चेंजेस करनी है या कोई इस तरह के बग्स आ गए, कोई एरर्स आ गई, तो उनको आपने कैसे सॉल्व किया था, वो आप इन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक क्या होता है, मैनुअल होता है कि आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट प्रोसेस के दौरान क्या क्या आपने टास्क परफॉर्म किए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, डिप्लॉय कर लेंगे। आपके पास एक बार सारी टेस्टिंग हो गई, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर ली, अब आपने क्या करना है, डिप्लॉयमेंट करनी है, इंस्टॉलेशन करनी है यूजर के सिस्टम के पास, मतलब यूजर जहां पर काम करना चाह रहा है, यूजर के एनवायरनमेंट के अंदर जाकर उसको इंस्टॉल करेंगे, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के बाद एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगी, मतलब यूजर खुद रन करके देखेगा और देन वो उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अगर उस इन केस वहां पर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो देन आप जो है वो उसके अंदर दोबारा टेस्टिंग फेज में, अब वो टेस्टिंग फेज एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो तब आप डिप्लॉयमेंट में जाएंगे ना, ठीक है। अब वो सारी रिक्वायरमेंट सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो इंस्टॉल करने से पहले हम उसको क्या करेंगे, डिप्लॉय करने से पहले उसको यूजर को टेस्ट कराएंगे, ठीक है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो गई, इंस्टॉलेशन करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे,
उसके बाद हमारा रहता है लास्ट फेज़ मेंटेनेंस का फेज़, ठीक है? मेंटेनेंस के फेज़ के अंदर हम जो है इन केस इन फ्यूचर अगर उसमें कोई चेंज लेकर आना है, कोई नई फीचर ऐड करना है, तो फिर हम दोबारा से यहाँ से रिक्वायरमेंट फेज़ से चलेंगे। नया डिज़ाइन होगा, नई डेवलपमेंट होगी, टेस्टिंग होगी, डिप्लॉयमेंट होगी और मेंटेनेंस होगी, ठीक है? इन फ्यूचर अगर कोई कहीं पर प्रॉब्लम आ जाता है, कोई नए फीचर ऐड करने पड़ सकते हैं, तो मेंटेनेंस का फेज़ तब तक रहेगा जब तक आपका सॉफ्टवेयर चलता रहेगा, चलता रहेगा। आपके नए फीचर उसके अंदर ऐड होते रहेंगे, अगर उसका इंटरफ़ेस चेंज करना है, उसका डिज़ाइन चेंज करना है, तो वो सारा उसका होता रहेगा। लेकिन एक बार आपने ये फेज़ स्टार्ट कर दिए, तो उस वक़्त आप वापस नहीं आ सकते क्योंकि अगर इन केस उसमें कुछ चेंजेज़ करनी है, ठीक है? तो पूरा का पूरा डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? और पूरा डिज़ाइन चेंज करना बहुत कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा, आपका टाइम भी बढ़ेगा, ठीक है? अब इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं, सिंपल एंड ईज़ी है, सीक्वेंशियल अप्रोच है, आपको ईज़ी टू फॉलो होता है, आपको पता है कि फ्यूचर टास्क कौन-सा है, ईज़िली प्रेडिक्टेबल है कि आपको नेक्स्ट टास्क कौन-सा परफॉर्म करना है, आप पहले से उसको क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंटेशन इसकी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है? हर फेज़ को अलग-अलग क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंट किया जाता है। डॉक्यूमेंट का मतलब उसको किसी टेक्सचुअल फॉर्म में, किसी फाइल के अंदर उस सारे प्रोसेस को स्टोर करके उसके आप अपने पास रखा जाता है और ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए, मीडियम साइज़ प्रोजेक्ट के लिए, ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज ना हो, पहले से स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट हो, रिजिड रिक्वायरमेंट्स हो, उनके लिए ये सूटेबल रहेगा। लेकिन जहाँ पर रिक्वायरमेंट चेंज होने का खतरा हो, रिस्की हो, मतलब कहाँ पर आप हो सकता है आपको जो है फ़ील आए कि इन फ्यूचर यहाँ पर कोई क्लाइंट जो है वो रिक्वायरमेंट चेंज कर सकता है या ऐसा क्लाइंट है जो डेली बेसिस पे हर दूसरे दिन आकर आपको बोलता है कि ये ऐड कर दो, ये ऐड कर दो, उसके लिए ये फिर आपको मॉडल जो है वो फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है? अब इसके डिसएडवांटेजेस में क्या है, इनफ्लेक्सिबल है, मतलब चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरे नंबर पर लेट टेस्टिंग। लेट टेस्टिंग इस वजह से है कि आप सारे फेजेस कंप्लीट करेंगे तब जाकर आप टेस्टिंग पे आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है वो एक एक फेज कर कंप्लीट करते जाएं और फिर उसको टेस्ट करते जाएं, ठीक है? एक बार कंप्लीट आपका डेवलपमेंट हो जाएगी कोड की, देन आप उसको किस फेज में गुजारेंगे, टेस्टिंग फेज में। जिससे क्या होता है कि बाद में आपको कुछ एरर्स आ गई, कोई डिजाइन में अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो गया या कहीं पर आपको जो है टेस्टिंग के अंदर, कोडिंग के अंदर आपने कहीं इश्यू कर दिया, तो बाद में टेस्टिंग हो रही है तो यूजर बाद में उसको देख रहा है, तो वहां पर आपको चेंजेस करना क्या होगा, बहुत कॉस्टली लगेगा, बहुत टाइमली हो जाएगा, जैसे हमने पहले बताया, ठीक है? तो लेट टेस्टिंग आप लोगों को जो है वो कॉस्टली पड़ सकता है, ठीक है? और आखिरी में हमारे पास क्या है, रिस्की फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, क्योंकि लार्ज प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं, रिक्वायरमेंट उसमें चेंज हो सकती है, ठीक है? तो लार्ज प्रोजेक्ट के लिए ये रिस्की हो सकता है, ठीक है? इसीलिए इसको स्मॉल प्रोजेक्ट, सूटेबल प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि अगर हम बोलें कि कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर आपने क्या करना है, कोई स्पेसिफिक वेबसाइट बना रहे हैं जिसके जो है वो पहले से स्पेसिफाइड फीचर्स हैं, ठीक है? आपने पहले से स्पेसिफाई कर लिए फीचर्स, तो तब आप उस वेबसाइट को बना सकते हैं। कोई भी ऐसा जो है वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, किसी गाड़ी के लिए बना रहे हैं, किसी मशीन के लिए बना रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स के लिए आप ये मॉडल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? किसी कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, उसमें पहले से रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई है कि कॉलेज के अंदर क्या-क्या टास्क परफॉर्म होता है, उसके अंदर कोई नया फीचर तो ऐड नहीं हो सकता, ठीक है? तो इसीलिए जो है ऐसे प्रोजेक्ट के लिए हम जो है वो वाटरफॉल मॉडल का यूज़ करते हैं। तो होप सो आप लोगों को वाटरफॉल मॉडल का सारा कांसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने क्लास वालों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एजाइल मेथोडोलॉजी के साथ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।